हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज नेट पेपर वन का यूनिट वन का फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मालूम है, और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि पेपर वन का जो यूनिट फर्स्ट है ना, वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। हाँ, और टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हमारा ये पहला लेक्चर होने वाला है लक्ष्य बैच का। तो अगर आप इस बैच से जुड़े हैं तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी होगी। और अगर आप नहीं जुड़े हैं और इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस नंबर पर कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप अगर पूछ लें तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐप में वीडियो देख रहे हैं तो बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं आज के हम पहले लेक्चर को। तो पेपर वन यूनिट वन का फर्स्ट लेक्चर, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, टीचिंग क्या है। टीचिंग सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या होता है टीचिंग का, इसको समझते हैं। टीचिंग यानी शिक्षण। शिक्षण जो है ना, ये एक डेलिबरेट और कॉन्शियस एक्टिविटी होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं टीचिंग के बारे में, तो आप टीच किसे करेंगे? स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट क्यों पढ़ेंगे आपसे? लर्निंग के लिए। तो टीचिंग हमेशा जो है वो लर्निंग की तरफ लीड करेगा, ये याद रखेंगे, है ना। टीचिंग क्या है? एक पर्पजफुल और एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है ना। पर्पज होता है इसका। टीचिंग जब भी आप करते हैं तो आपका एक उद्देश्य होता है, और इसके साथ साथ ये प्रोफेशनल तरीके से आप करते हैं, है ना। तो एक डिलिबरेट एक्टिविटी होता है, कॉन्शियस एक्टिविटी होता है। आप सचेत रहते हैं, आप जानबूझकर ये करते हैं ताकि सामने वाले जो भी आपसे पढ़ रहे हैं वो कुछ सीख सके, है ना। तो जो शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन ला सके, उसको हम टीचिंग कहते हैं। पर्पज हमारा यही होता है कि आपके व्यवहारिक बदलाव आप में आ सकें, डिजायरेबल चेंजेज आ सकें। तो टीचिंग जो है ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि टीचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं। याद रखिएगा, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, ये बिल्कुल याद रखेंगे। ये टैग वर्ड बार बार नेट पूछता है आपसे। टीचर एक गाइड के तौर पे काम करते हैं, है ना। यहाँ पर आप गाइड करते हैं एज अ टीचर, डायरेक्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को, लेकिन कभी भी ओवर पावर नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोचने का पूरा समय, मौका, अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, ताकि वो सोचें, वो सृजन करें, क्रिएट करें कुछ। तो टीचिंग हमेशा याद रखिएगा कि एक साधन के रूप में आप इसको समझें, एक मीन्स के तौर पे समझें। लर्निंग जो है ना, वो एंड होता है। तो टीचिंग जो है ये एक मीन्स है। और लर्निंग, लर्निंग मतलब जब आप पढ़ाते हैं और बच्चे जब सीख जाते हैं तो वो सीखना अंत है, आपका पढ़ाना अंत नहीं है। आप टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट सीख नहीं पा रहे हैं आपके पढ़ाने से, तो आपका जो टीचिंग है ना, वो सही नहीं है। उसको सही करने की आवश्यकता है ना। तो दो तीन चीजें हमने इससे सीखी। सबसे पहला कि टीचिंग जो है वो इंटेंशनल होता है ना, जानबूझकर किया गया एक प्रक्रिया है, इंटेंशनल है। हर टीचिंग एक्ट जो है ना, वो आप प्लानिंग के साथ करते हैं। स्पेसिफिक स्पेसिफिक आपका कुछ टारगेट होता है, तो इंटेंशनल हो गया। ये प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल जब भी हम बात करते हैं तो जो टीचर होते हैं उनके पास जो है ना, वो एनफ नॉलेज होना चाहिए, उनके पास ट्रेनिंग होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होने चाहिए। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ जेआरएफ के लिए, तो मैंने खुद भी जेआरएफ क्लियर किया है, मैंने उस रास्ते को पार किया है, और मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है आपको, है ना। कई सालों से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता है, मैं ट्रेंड हूँ। अब इसके बाद अगर हम करें तो तीसरा टैग वर्ड जो हमारा है वो है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन मतलब सुविधा, सुविधा आपको प्रदान करते हैं टीचर। तो टीचर जो है ना, गाइड के रूप में काम करते हैं। सिर्फ मेरा ये काम नहीं है कि इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट कर दूँ, उसके लिए आपको इंटरनेट पर बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएँगे। लेकिन चीज़ों को मैं समझा सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ जो भी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, टीचर का यही एक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो फैसिलिटेशन और इंटेंशनल और प्रोफेशनल एक्टिविटी होता है। फैसिलिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी टीचर का रोल जो है ना, वो अथॉरिटेरियन से हटा के फैसिलिटेशन की तरफ लाया गया है, कि टीचर जो है ना वो एक अथॉरिटी की तरह। अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि मैंने जो कह दिया वही अंत है, नहीं। टीचर एक फैसिलिटेटर बनेंगे। लेट स्टूडेंट्स लर्न, उनको पढ़ने दीजिए और आप उनको हेल्प करिए पढ़ाई में। तो ये हुआ। तो यही है कि टीचिंग जो है ना, वो मीन्स है, जो प्रक्रिया है वो टीचिंग है, लेकिन जो लर्निंग है ना, वो आउटकम है, वो एंड है, वो हमेशा याद रखेंगे, है ना।
तो टीचिंग प्लान और गोल ओरिएंटेड होता है, टीचिंग कंटिन्यूअस होता है, टीचिंग डायनेमिक होता है। एक तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये डायनेमिक है, हमेशा बदलाव होता रहता है। साइकोलॉजिकली ग्राउंडेड होना चाहिए, यानी कि हम कैसे सीखते हैं उसके तरफ टीचर को काम करना चाहिए, और सोशली एम्बेडेड होना चाहिए, मतलब कि एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ आपको तो उसका कुछ ना कुछ जो है वो कल्चर से भी जुड़ाव हो, है ना? तो समझते हैं कि टीचिंग एक प्रक्रिया के रूप में क्या है। टीचिंग एज अ प्रोसेस क्या है? टीचिंग इज प्लान्ड एंड गोल ओरिएंटेड। टीचिंग हमेशा याद रखिएगा कि ये नियोजित, सुनियोजित तरीके से किया जाता है और इसका ये लक्ष्य उन्मुख होता है, गोल ओरिएंटेड होता है ना? हमेशा याद रखिएगा कि ये कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक होता है टीचिंग, है ना? कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक होने का मतलब ही ये है कि जब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है कोई कॉन्सेप्ट, मान लीजिए मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो टीचर क्या करेंगे कि स्विच कर जाएँगे उस तरीके को, पढ़ाने के तरीके को। मान लीजिए मैं आपको लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा हूँ, है ना? आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं स्विच करके और ग्रुप डिस्कशन पर आ जाऊँगा। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँगा या आस-पास के भी बच्चों से क्वेश्चन, और आपस में भी डिस्कशन आपको मैं करने दूँगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक तो सतत प्रक्रिया है और डायनामिक है। इस ये जो है ना वो एकदम रिजिड प्रक्रिया नहीं है। ये कोई ठोस चीज़ नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचिंग में। टीचर को भी एक फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए कि अगर एक तरीके से पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, तो दूसरे तरीके पर स्विच कर जाएँ, है ना? और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, जो मैंने बात किया कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के बारे में ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे सीखेंगे कैसे, इसके साइंस को समझना टीचर का काम है। इसी को पेडागॉजी कहते हैं, इसी को एंड्रागॉजी कहते हैं, है ना? तो देखिए, किस तरीके से पढ़ना है, कितने बार रिपीट करना है, किस जगह पे बार-बार रिपिटिशन होना चाहिए, और इसके साथ-साथ रिसर्च यही कहता है कि अगर आप जो है ना वो बार-बार रिवीजन करवा देते हैं या बच्चों को थोड़ा-सा किसी चीज़ पे जोर डालते हैं, तो वो इम्प्रूव करते हैं रिटेंशन को, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है ना? और ऑफ कोर्स टीचिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। टीचिंग जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से होता है। हमारे भारत में आज़ादी है, स्पीच का, स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर चाइना में बात करें, अगर चाइना में कोई टीचिंग करेगा ना तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है, उनके टर्म्स हैं, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। यहाँ पर हमारे पास इतनी तो सुविधा है कि हम कुछ आपको सिखा सकते हैं, जो करंट गवर्नमेंट है, वो भी उसमें ख़ासा कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास हायर कोर्ट्स हैं, उन चीज़ों को जो है वो देखने के लिए। लेकिन अलग-अलग फैक्टर्स हैं, अलग-अलग सोसाइटी, अलग-अलग कल्चर के हिसाब से, तो टीचिंग उससे भी इन्फ्लुएंस होता है, शिक्षण जो है उससे भी प्रभावित होता है ना? अब हम चलते हैं, टीचिंग जो है ना वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मतलब ट्राइपोलर होता है नेचर टीचिंग का। ट्राइपोलर नेचर मतलब 3 ध्रुव हैं इसमें। एक एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ना? अब देखिए, यहाँ पर मैं रखता हूँ ऊपर टीचर को, और इस तरफ रखता हूँ मैं लर्नर को, और इस तरफ मैं रखता हूँ कंटेंट को, नॉलेज को, जो भी आप कह लें। यहाँ पर ये लर्नर है। लर्नर मतलब आप जैसे एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। आप अगर ये क्लास ले रहे हैं, नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। कंटेंट की बात करूँ तो ये नॉलेज से रिलेटेड है, और टीचर की यहाँ बात करूँ तो कभी भी यहाँ पर अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है, बल्कि फैसिलिटेशन की बात हो रही है। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा समझने में, वहाँ पर टीचर हैं। जहाँ भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, वहाँ पर टीचर हैं, तो फैसिलिटेटर के तौर पे, है ना? तो ये कनेक्शन अगर हम देखें तीनों का, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर एज अ लर्नर, सॉरी लर्नर एज वन पॉइंट एंड कंटेंट एज अनदर। तो 3 पोलर जो प्रक्रिया कहा जा रहा है, इसमें एक स्तंभ जो है वो शिक्षार्थी हैं, एक स्तंभ जो है वो शिक्षक हैं, और एक स्तंभ जो है वो कंटेंट है ना? तो टीचर क्या करते हैं? टीचर जैसे कि मैं हूँ, तो मैंने प्लानिंग किया कि किस तरीके से इस बार मैं बैच को पढ़ाने वाला हूँ। मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की। मैंने पुराने जितने भी नोट्स हैं उनको खंगाले। मैंने देखा कि कहाँ से एनटीए क्वेश्चन बना रहा है, और फिर कहाँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत आ रही है। और उसके हिसाब से जो है ना मैंने एक इस पूरे प्रक्रिया को प्लान किया। आप लर्नर के तौर पे आपका काम क्या है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस प्रक्रिया में, इस सीखने की प्रक्रिया में। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ
वो मैंने तैयार किया, तो कंटेंट जो है ना बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और जो भी नॉलेज या एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं कंटेंट में, वो वेरिफाइड होना चाहिए, है ना? तो कंटेंट, लर्नर और टीचर इन तीनों से मिलके पूरा टीचिंग का प्रक्रिया पूरा होता है। अगर एक को हटा दें तो दूसरा जो है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर आप कंटेंट हटा दें, टीचर और लर्नर आपस में कितना भी संवाद कर लें, अगर कंटेंट नहीं होगा, सामग्री नहीं होगी तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वैसे ही लर्नर नहीं होंगे तो टीचर क्या करेंगे और टीचर नहीं होंगे तो लर्नर को जो है जहाँ प्रॉब्लम आएगा वहाँ दिक्कत आएगा। तो टीचर जो कि याद रखिएगा कि अ टीचर लेक्चरिंग विदाउट स्टूडेंट्स प्रेजेंट तो टीचिंग थोड़ी कहा जाएगा उसको। अगर टीचर लेक्चर दे रहे हैं, स्टूडेंट्स ही नहीं है, अगर स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं लेकिन टीचर का गाइडेंस नहीं है, तो सेल्फ स्टडी हमेशा जो है ना वो टीचिंग नहीं, उससे आप बहुत कुछ नहीं समझ पाओगे, कितना भी आप सेल्फ स्टडी कर लें। और अगर मैं बात करूं टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन का, लेकिन कंटेंट है ही नहीं, तो फिर कैजुअल कन्वर्सेशन हो जाएगा ना, आप किसी और चीज पे बात करने लगोगे। तो ये तीनों ही आवश्यक तत्व हैं अगर हम बात करें शिक्षण की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव होता क्या है, उद्देश्य होता क्या है, शिक्षण जो होता है ना, टीचिंग जो होता है ना, उसमें हम क्या परिणाम, हमारी अपेक्षा है कि क्या परिणाम आए बच्चों का, स्टूडेंट्स का। जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो मेरा यही अपेक्षा है कि मेरे पढ़ाने की वजह से आपका नेट या आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए, है ना? ये मेरा जो है अपेक्षा है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो इसी एक्सपेक्टेड आउटकम पर है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊं और उन चीजों को मैं कवर करूं जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो जब मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता हूं तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि जो ये मेरी प्रक्रिया है टीचिंग की, इसको मैं किस दिशा में ले जाऊं और कैसे जो है इसको पूरा पिरोऊं और किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं, किस तरीके से किन किन टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊं जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके कम से कम टाइम में। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर सेट होते हैं ना तो हमें सबसे पहला कि कंटेंट सेलेक्ट करने में बहुत सुविधा हो जाता है कि किस प्रकार का कंटेंट मैं आपको दूंगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा, मेथड क्या रहेगा। जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं आपको और मैं यहाँ पर आपको दिख भी रहा हूं और साथ साथ मैं आपको कंटेंट भी पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रक्रिया जो है, ये मेथड जो है, ये और इसके अलावा कैसे मैं आकलन करूँगा कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं? बीच-बीच में मैं आपका टेस्ट ले लूँगा, बीच-बीच में मैं आपसे एक सेशन करूँगा जिसमें कि हम फेस टू फेस बात करेंगे और इस तरीके से जो है मैं आपको और अ, और सिखा सकूँगा और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सकूँगा और कितना आपको आता है उसको समझ सकूँगा। अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे, अगर हमें पता ही नहीं है कि हम पढ़ किस बारे में रहे हैं, मुझे कौन-सा एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आपको ये पता ना हो, तो टीचिंग क्या रह जाएगा? टीचिंग जो है ना, वो एक मैकेनिकल और इनइफेक्टिव हो जाएगा, फिर उसका मतलब ही नहीं रहेगा। जब ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो फिर टीचिंग का क्या मतलब होगा? तो याद रखिए कि टीचिंग जो है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव जो है, वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, इसमें हम चलते हैं। देखिए ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, वो हमें एक फ्रेमवर्क देता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, है ना? यानी कि शैक्षणिक उद्देश्यों की एक पूरी श्रृंखला देता है हमें और ये हायरार्की समझना ज़रूरी है अगर हम बात करें नेट के प्रिपरेशन के लिए। और ब्लूम की ही टैक्सोनॉमी में हम समझते हैं सबसे पहला जो हमारा होता है, वो होता है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, है ना? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव मतलब संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हमारे मेंटल एबिलिटीज़, हमारे सीखने की क्षमता, हमारा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास जिसको हम कहते हैं, उससे रिलेटेड होता है। और इसमें सबसे नीचे जो आता है, वो आता है नॉलेज, इसके ऊपर आता है कॉम्प्रिहेंशन, इसके ऊपर आता है एप्लीकेशन, इसके ऊपर आता है एनालिसिस, फिर आता है सिंथेसिस और ऊपर आता है इवैल्यूएशन। तो यहाँ देखिए अलग-अलग इसके नाम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये बिल्कुल क्लियर है। नॉलेज जो है ना, इसमें हम बात करते हैं रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स। अगर आप चीज़ों को, तथ्यों को रटते हैं, याद करते हैं, डेट्स हो गए, किसी चीज़ को आप डिफ़ाइन करते हैं, किसी टर्म को, किसी कॉन्सेप्ट को आप डिफ़ाइन करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूँ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ये फैक्ट है, इसमें कोई बदलाव तो होगा नहीं। तो ये ज्ञान, ये बिल्कुल मूलभूत ज्ञान होता है नॉलेज। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन के भी नाम से जानते हैं, ये जो होता है, तो अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ का मतलब समझना होता है, मीनिंग समझना होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करिए,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना? समराइज, इंटरप्रेट, अगर ये सभी शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो स्टूडेंट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ज़रूरी क्यों है? अगर मैं ये आपसे पूछ दूँ तो ये सभी अंडरस्टैंडिंग होगा तभी आप कर पाएँगे। एप्लीकेशन में अगर हम आएँगे तो उस नॉलेज जो आपने पहले लिया है, उसको नए-नए जो है वो तरीके से नए-नए सिचुएशंस में अगर आप लगा रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो नॉलेज को नए सिचुएशंस में लगाना, अप्लाई करना, सॉल्व करना, डेमोंस्ट्रेट करना। स्टूडेंट्स जो हैं, मान लीजिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक गिवन सिनेरियो मैंने आपको दिया और उसमें आप पता लगा रहे हैं कि एक कार जो है वो कितने स्पीड से दौड़ सकती है, तो एप्लीकेशन हो गया आपका ना। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को जो है, तथ्यों को आप रियल लाइफ में चेक करेंगे या अप्लाई करेंगे, है ना? इसके बाद आता है एनालिसिस। तो मान लीजिए कि 2 तथ्यों को अगर आप एनालाइज़ करना, और जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी ये जो नॉलेज है, ये सबसे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आ जाता है और जितना ऊपर जाएँगे उतना वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है, याद रखिएगा, है ना? तो जैसे-जैसे इधर देखिए, ये जो लिखा हूँ ना मैं, इसमें आप नहीं देखिए, इस वाले डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में मैं बता रहा हूँ। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले नॉलेज मैंने लिखा है जो कि नीचे होता है सबसे, है ना? इसके बाद आता है लास्ट में एनालिसिस आपने किया, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, तो प्लांट में और एल्गी में, है ना? एल्गी में और प्लांट में, दोनों में होता है, तो दोनों में आप कंपेयर करिए। तो आपने एनालाइज़ किया, तो ये एनालिसिस इसको हम कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट खुद से डिज़ाइन किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश है, उसका प्रभाव क्या होता है पत्तियों के ऊपर। तो आपने सिंथेसाइज़ किया। ये सिंथेसिस जो होता है ना, वो कहीं न कहीं आप डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं कुछ नया। आप अगर कुछ नया करते हैं तो आप सिंथेसाइज़ करते हैं। और इवैल्यूएट का मतलब होता है जजमेंट देना, इवैल्यूएशन करना। जैसे मान लीजिए कि आप टेस्ट देते हैं तो आपका इवैल्यूएशन होता है ना, वैसे ही तो जब आप एक प्रक्रिया, मान लीजिए एक मेथड यूज़ कर रहे हैं और दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कि कौन-सा ज़्यादा एफिशिएंट है, 2-3-4 मेथड यूज़ किया आपने, तो वो आपने इवैल्यूएट किया। तो वो सबसे ऊपर का स्किल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं ना, हम असेस करते हैं, है ना? इवैल्यूएट करते हैं। तो मूल्यांकन जो है, ये सबसे ऊपर आता है। तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये आपका जो है अलग-अलग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के अंदर में हम देख रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले एज़ अ टीचर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे नर्सरी के बच्चे होते हैं जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, कि उनको हम नॉलेज दे देते हैं, उनको हम काउंटिंग सिखा देते हैं, उनको अल्फ़ाबेट सिखा देते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन सिखाते हैं, उसका मीनिंग सिखाते हैं, फिर उसको रियल लाइफ़ में कैसे अप्लाई करना है, कैसे अल्फ़ाबेट से जोड़ के वर्ड्स बनाना है, वर्ड्स से कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं वो। इसके बाद वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का मतलब होता है कि किस तरीके से जो है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, विश्लेषण हम करते हैं कि ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है या ये। फिर खुद से वो कुछ क्रिएट करते हैं, खुद से सेंटेंसेस बनाने लगते हैं और इवैल्यूएशन सबसे आखिरी में होता है टीचिंग में। तो ये जो है आपका अलग-अलग प्रक्रिया है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से जाके देख लीजिए। तो नेट जो है ना, वो क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि इस तरीके से पूछता है कि ऑब्जेक्टिव लेवल जो है ना, एक पर्टिकुलर टीचिंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा वो ऑब्जेक्टिव लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो आपको एक्शन वर्ब्स या क्लूज देखने होंगे। नेट इस तरीके से पूछता है, याद रखेंगे। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, तो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स जो होता है ना, इसको हम क्रैथवॉल क्रैथवॉल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्रैथवॉल टैक्सोनॉमी। इसमें हम एटीट्यूड और वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, है ना? मूल्यों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आता है अलग-अलग, देखिए सबसे पहले जो है इसमें एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट और इमोशंस पे फोकस होता है। सबसे पहला आता है रिसीविंग, दूसरा आता है रिस्पोंडिंग, तीसरा आता है वैल्यूइंग, चौथा आता है ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा आता है कैरेक्टराइजेशन, है ना? अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है ये। रिसीविंग मतलब, मान लीजिए कि आपको मन है कि नहीं पढ़ने, मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी देखिए, अभी मैं अगर कोई यूट्यूब पर वीडियो डालूँ जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो, जैसे सेंसेशनल चीज़ें डाल दूँ कि रिज़ल्ट कब आ रहा है, तो ये कब हो रहा है, तो बहुत व्यूज़ आएगा। लेकिन अगर मैं पढ़ाई आपको करा रहा हूँ ना, तो इसमें व्यूज़ कम जाएँगे, क्योंकि विलिंगनेस नहीं है अटेंशन पे करने का, पढ़ने का मन ही नहीं है ना? या फिर ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि
रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि पढ़ के क्या होगा। तो रिसीविंग यानी सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है विलिंगनेस टू पे अटेंशन। स्टूडेंट्स जो है ना, अगर एक लेक्चर को सुनते हैं, है ना? कि भाई कोई भी जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, और अगर आपको मन है सुनने का, तो ये हो जाएगा आपका विलिंगनेस टू लर्न, है ना? आपको अटेंशन पे करने का आपका मन है, आपने अपने मन से किया। फिर रिस्पॉन्ड, जवाब देना। जवाब देने की बात करते हैं तो आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई, जब अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और आप नीचे कमेंट कर दे रहे हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं समझ में आया, तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन को दर्शाता है ना? तो स्टूडेंट्स हमेशा क्वेश्चन आस्क करते हैं और डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो वो रिस्पॉन्डिंग में आ जाता है। वैल्यूइंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से उसके वर्थ को जोड़ देना, अटैचिंग वर्थ टू समथिंग। मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया और आपने उसका नोट्स बना लिया और वो नोट्स आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो गया, तो आप याद रखेंगे कि ये वैल्यूइंग जो है, ये आपको फिर से हुक करेगा पढ़ाई करने के लिए, आपके चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से रिटेन करने में, लर्न करने में। तो अगर आप महत्व दे रहे हैं मेरे पढ़ाने को, तो वो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट देगा ही देगा। तो अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट जो है वो किसी चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने को वो वैल्यू कर रहे हैं ना, तो ये अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। इसके बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी वैल्यूज को सिस्टम में ऑर्गेनाइज करना। स्टूडेंट जो है ना वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि भाई देखिए, घर पे मूवी देखने से बढ़िया है कि सर का क्लास ले लेते हैं, है ना? तो वो क्या करेंगे कि वो जो चीज़ें मैंने उनको पढ़ाया उसको अच्छे तरीके से संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे, प्रायोरिटाइज़ करेंगे। तो सिस्टम में वैल्यू को ऑर्गेनाइज़ कर देंगे वो, है ना? अपने अंदर ही उन मूल्यों को लाएँगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको सिखा रहा हूँ, उनको अपने अंदर भी, मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें और उसको अपने रियल लाइफ़ में आप अकोमोडेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होना चाहिए क्योंकि समंदर में प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता जा रहा है, और मान लीजिए आप रियल लाइफ में भी उसको इस्तेमाल करने लगे, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपने अटैच किया वैल्यू और उसके बाद ऑर्गेनाइज कर लिया रियल लाइफ में। और कैरेक्टराइजेशन मतलब जब वैल्यू जो है ना कंसिस्टेंट बिहेवियर में बदल जाए, है ना? तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया, आपने रिसीव मतलब पढ़ने के लिए आप विलिंग विलिंग थे, मतलब आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया। फिर आपने रिस्पॉन्ड किया, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इसके बाद वैल्यू दिया उस चीज़ को। मान लीजिए मैं इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आपने उस चीज़ को वैल्यू दिया कि ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि वाक़ई में हमारे इन्वायरमेंट की स्थिति ठीक नहीं है। और फिर आपने अपने रियल लाइफ़ में भी उसको लगाना शुरू किया, और फिर धीरे-धीरे जब ये आपने किया, तो वो आपके कैरेक्टर में आ गया, वो आपका ही एक पार्ट बन गया। है ना? वैल्यू बिकम्स कंसिस्टेंट बिहेवियर। और जब ये हो जाता है ना, तो आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हैं सस्टेनेबिलिटी को, एनवायरनमेंट के बारे में। वैसे ही अगर पढ़ाई से अगर वैल्यू जोड़ देते हैं, तो हमेशा आप पढ़ने लगते हैं खुद से। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाता है। क्रैथवॉल की टैक्सोनॉमी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने का कोशिश मैंने किया है ना? इसके बाद हम आ जाते हैं अपने साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव पे। अच्छा देखिए, जो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स वाला भी है, तो क्वेश्चन जो है ना ज़्यादातर क्या करता है कि वैल्यू एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, एटीट्यूड फॉर्मेशन से जोड़ के आपको दे देगा। अगर हम बात करेंगे कि जो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स की, और साइकोमोटर 3 डोमेन होता है ना, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारे स्किल्स और मोटर एक्टिविटीज़ से डील करते हैं। हमारी जो स्किल्स हैं, और इसके साथ-साथ मोटर एक्टिविटी मतलब क्या होता है? हमारा हाथ-पैर चलना, आप जो है वो अपने एक्शंस कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ अभी, तो ये मोटर एक्टिविटी हुआ। अपने फिंगर्स, अपने हैंड्स, अपने लेग्स, जो भी होता है, ये मोटर एक्टिविटीज़ हम कहते हैं। और साइकोमोटर मतलब अपने माइंड और अपने एक्शंस को मैच करना, है ना? तो इसको याद रखिएगा कि हम सिम्पसन सिम्पसन्स हायरार्की भी कहते हैं, है ना? सबसे पहले आता है इमिटेशन। जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा होता है ना, तो वो किसी को कुछ करते हुए देखेगा तो इमिटेट करेगा, उसकी नकल करेगा, है ना? उसके पापा जैसे करते होंगे वैसा ही वो नकल करके करेगा। तो ऑब्जर्व करना और कॉपी करना, इसी को हम इमिटेशन कहते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन, अवलोकन और कॉपी। तो ये सिंपली कॉपी कर लेना। तो आप देखते होंगे कि अक्सर जो है ना वो एक बच्चा अपने पिता की तरह चलने लगता है, बोलने लगता है, वो वही होता है। स्टूडेंट जो है ना वो देखता है उस बिहेवियर को, उनके टीचर क्या कर रहे हैं, और फिर डेमोंस्ट्रेट करता है। मान लीजिए कि मैंने कुछ करके दिखाया आपको और आपने वही चीज़ें जो है करनी शुरू कर दिया, तो वो इमिटेशन हो गया। इसके बाद आता है मैनिपुलेशन, ये सेकंड लेवल है।
मैनिपुलेशन में क्या होता है कि मैंने कुछ सिखाया आपको और मेरे सिखाने से आपने वो परफॉर्म किया, है ना? इंस्ट्रक्शन बेस्ड परफॉर्मेंस। तो मान लीजिए कि मैं बॉल से आपको सिखाता हूँ, है ना? तो मैंने आपको बॉल करना सिखाया कि कैसे बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग करके मैंने एक बार आपको दिखा दिया और फिर आपने क्या किया, उसी को फ़ॉलो किया आपने, है ना? उसको फ़ॉलो किया तो वो मैनिपुलेशन हो गया। एक तो खुद से आपने नकल किया, वो इमिटेशन है। मैंने आपको सिखाया, मैंने देखा कि अरे आप तो खुद से जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया नहीं, बॉल को ऐसे पकड़ते हैं, ये ग्रिप होता है और यहाँ जो है अगर आप पकड़ के और इस तरीके से अगर घुमा के बॉल डालें तो वो सबसे बेहतर होता है। तो वो मैनिपुलेशन हो गया। फिर धीरे-धीरे जब मैनिपुलेशन आया, आपने किया तो करते-करते आपके अंदर सटीकता आएगा, है ना? तो आप एक्यूरेटली करने लगेंगे। सबसे पहले तो गलतियाँ करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके वो एक्यूरेसी आ जाएगी, है ना? परफॉर्म एक्यूरेटली। तो एक्यूरेट तरीके से धीरे-धीरे आप बॉलिंग करने लगेंगे। आपको पता हो जाएगा कि सीम क्या होता है, ग्रिप क्या होता है, किस तरीके से मैं बॉल अगर डालूँगा तो बॉल जो है वो स्विंग करेगा। तो ये प आप जो है ना एक्यूरेसी आपके अंदर आने लगेगा। तो आप एक्सपेरिमेंट जो भी करेंगे अपने बॉलिंग करने में, वो बिल्कुल नपा-तुला एक्सपेरिमेंट, क्योंकि प्रिसिज़न आ चुका होगा आपके अंदर। इसके बाद आएगा आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब अलग-अलग स्किल्स को आप कोऑर्डिनेट करने लगेंगे, है ना? पहले आप क्या करते थे कि आपने बॉलिंग किया तो आपका मेन फ़ोकस होता था कि गुड लेंथ की गेंद डालूँ, अच्छे तरीके से गेंद डालूँ ताकि बिल्कुल जो है स्टंप पे गेंद हो, वाइड ना चले जाए। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि आप स्पीड को भी आप मैच करेंगे। बहुत स्पीड से गेंद फेंकना चाहेंगे और स्विंग भी कराना चाहेंगे। आप दौड़ेंगे, आप कूदेंगे, आप फेंकेंगे, बॉलिंग एक्शन पे काम करेंगे। यानी कि अलग-अलग आपकी जो स्किल्स हैं, उनको कोऑर्डिनेट करेंगे एक साथ, है ना? तो आप अलग-अलग चीज़ों को कंबाइन करके और एक साथ जो है उसको आर्टिकुलेट करेंगे, इसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। और फिर आता है नेचुरलाइज़ेशन। नेचुरलाइज़ेशन मतलब क्या होता है? ऑटोमैटिक परफॉर्मेंस। जब आप कोई चीज़ स्टार्ट में करना चाहते हैं ना, तो आप जो है उन उस चीज़ को जो है ना ऐसा लगेगा कि आप ज़बरदस्ती कर, जब आप साइकिल सीख रहे थे स्टार्टिंग में या बाइक सीख रहे थे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपका ध्यान हमेशा ये चला जाता है कि बाइक का जो टायर है वो कहाँ है, कहीं लड़ तो नहीं जाएगा, और ज़्यादा ऐसे नीचे देखते हैं, सामने नहीं देख पाते क्योंकि आपको डर रहता है। वो है। धीरे-धीरे आपके अंदर प्रिसिज़न आता है, फिर आप जो है ना वो बाइक चलाते समय जो है अब अब आप एक तरफ से एक्सेलेरेटर पकड़ के दूसरे तरफ से जो है वो मोबाइल को साइलेंट भी कर पाते हैं। एक थोड़ा बैक भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें कर पाते हैं, चूँकि करना नहीं चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब धीरे-धीरे करके ये होने लगता है और बाद में इतना नेचुरल हो जाता है कि आप बाइक स्टार्ट करते हैं और बाइक स्टार्ट करके और ले जाते हैं और कब आप पहुँच जाते हैं अपने गंतव्य तक, कब आप पहुँच जाते हैं अपने टारगेट या अपने जगह जहाँ आपको जाना है वहाँ तक, आपको पता भी नहीं चलता। ये ऑटोमेटिक हो गया है क्योंकि आपको मास्टरी हो गया है उस चीज़ के ऊपर, है ना? अब आप बॉलिंग करते हैं तो द दौ कब दौड़ रहे हैं, किस तरीके से फेंक रहे हैं, वो बिल्कुल अब नेचुरल है। आपको उसमें कुछ भी इंटेंशनल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होता है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स में कि लेवल बाय लेवल आप आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले आपने इमिटेट किया, फिर मैनिपुलेट, फिर प्रिसिजन, फिर आर्टिकुलेशन, फिर नेचुरलाइज़ेशन। तो ये इसको हम कहते हैं सिम्पसन की हायरार्की। है ना? तो आप रियल लाइफ में इसका कई बार इस्तेमाल देखते होंगे, स्पोर्ट्स में इसका इस्तेमाल देखा होगा आपने। टाइपिंग आप करते हैं तो सबसे पहले आपको देख-देख के टाइप करना है, लेकिन फिर धीरे-धीरे करके अब आपको इतना अंदाज़ा हो गया कि कौन-सा की कहाँ है, अपने आप टाइप कर लेते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होता है, लेकिन जब एक बार आप सीख जाते हैं बजाना तो फिर अपने आप धुन पकड़ लेते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी सेम ही है ना? तो ये है और ये ऑब्जेक्टिव्स तीनों आपने देख लिए, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, और इनके साथ-साथ मैंने आपको नाम भी दे दिया। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी, क्रैथवोल की और फिर सिम्पसन की हायरार्की, है ना? तो आज जो है आपने क्या-क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा कि टीचिंग जो है वो क्या होता है ना? टीचिंग जो है एक पर्पज़फुल एक्टिविटी होता है ना? उद्देश्यपूर्ण होता है और एक जो है वो जानबूझकर किया गया एक इंटेंशनल प्रोसेस होता है। टीचर जो होते हैं ना, ये याद रखिएगा, ये जो अभी आपको 1 मिनट 2 मिनट पढ़ा रहा हूँ ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। टीचर जो होते हैं, ये एक फैसिलिटेटर होते हैं, ये एक गाइड होते हैं और जो लर्नर होते हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। टीचिंग जो है वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस होता है टीचिंग, जिसमें कि एक तरफ होते हैं टीचर, एक होते हैं स्टूडेंट या लर्नर और एक होता है आपका कंटेंट या नॉलेज या लर्निंग मटेरियल। और ये तीनों जो है इनका होना आवश्यक है अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो शिक्षण हो वो सफल हो। टीचिंग अगर सक्सेसफुल हो तो उसके लिए ये तीनों का होना आवश्यक है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है।
अच्छा, हम टीचिंग कराते क्यों हैं? इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको नेट जेआरएफ क्लियर करा सकूँ। आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना है। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को डेटा साइंटिस्ट बनना है। तो अलग-अलग आपके जो है वो उद्देश्य हो सकते हैं और टीचिंग भी उसके आधार पर बदलता रहता है। टीचिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स अलग-अलग होते हैं टीचिंग में। कॉग्निटिव जो हमने देखा, वो हमने देखा कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी होती है ना? केसी आसे वाला नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और इसके बाद एप्लीकेशन एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन जिसको मैं याद कराता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म से केसी आसे। के से नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन ऐसे आप याद रखेंगे, है ना? तो ये होता है। इसके बाद हमने देखा क्रैथवॉल का और क्रैथवॉल जो अफेक्टिव डोमेन में हमने देखा रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग वाला और इसके बाद हमने देखा साइकोमोटर में जो आपका जो है वो सिम्पसन की हायरार्की हमने देखा कि कैसे जो है हम मास्टरी हासिल करते हैं किसी चीज़ पे। सबसे पहले हमारा इमिटेटिव बिहेवियर होता है, हम चीज़ों को देख के कॉपी करते हैं, फिर मैनिपुलेट यानी कि उसमें कुछ हेर-फेर और धीरे-धीरे करके जो है हम मास्टरी तक पहुँच जाते हैं, नेचुरलाइज़ेशन होता है, प्रकृतिकरण हो जाता है यानी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से आप जो है रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। है ना? तो आई होप कि ये जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि टीचिंग जो होता है वो क्या है। इसके कुछ कंटेम्परेरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में, है ना? जो मॉडर्न एजुकेशन का फ़ोकस होता है टीचिंग में कि भाई ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी के अलावा मॉडर्न टीचिंग जो है वो जोर डालता है कि भाई आलोचनात्मक चिंतन पर ज़्यादा जोर होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं आपको क्रिटिकली सोचना सिखाऊँ, है ना? इसके अलावा क्रिएटिविटी, है ना? रचनात्मकता जिसको हम कहते हैं और जीवन पर्यंत शिक्षण या अधिगम कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसको प्रमोट करना, डिजिटल लिटरेसी को, है ना? डिजिटल साक्षरता जिसको कि भाई आपको ये सारे इक्विपमेंट्स चलाने आ जाएँ डिजिटल वाले। इसके अलावा कोलैबोरेशन करना और इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल बहुत है कि भाई आप खुद को समझें और दूसरों को भी समझें, है ना? तो ये चीज़ें जो है ये आपके कंटेम्परेरी ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं यानी मॉडर्न एजुकेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना? और इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में देखेंगे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो क्या होता है टीचिंग के, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक में गोल ओरिएंटेशन है और इसके अलावा इंटरैक्टिव, साइकोलॉजिकल, सोशल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको एक अच्छा ग्राउंड दे दे, एक अच्छा बेस तैयार कर दे आने वाले लेक्चर्स के लिए। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इस बार एग्ज़ाम ओरिएंटेड और साथ ही साथ बहुत ही बेहतर तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम प्राइसेज़ में आपको बैचेज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं 9015958713 इस नंबर पर अगर कॉल या मैसेज कर लेते हैं, तो आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। आप ज़रूर बात कर लें, बहुत ही अच्छे प्राइसेज़ पे ये बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है। 26 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा लेट मत करिए और जुड़ जाइए। अगर आप शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आपको पेपर 1 पढ़ना है, तो पेपर 1 का बेस्ट बैच हमारे यहाँ चलता है ना? तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अन्य किसी वीडियो में। आप जो है वो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।